हाँ, कैप्सूल सीरीज जैसा ही आपको पता है कंटिन्यू अपनी चल रही है और बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है, इसका आपको बेनिफिट उठाना है। और आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटी या विश्व राजनीति वाली बुक का है, कोल्ड वॉर एरा वाला, शीत युद्ध के दौर वाला, यहाँ से ऐसे टाइप क्वेश्चन 100% प्रिंट होंगे, बड़े क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने मात्र 5 क्वेश्चन आपके लिए लिए, वो भी विथ आंसर। ध्यान रखना है कि मैं किस हिसाब से आपको अभी फॉर्मेट लिख के दे रहा हूँ, इसी फॉर्मेट से बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना। वैसे कि वैसे हेडिंग बनानी है, वैसे वैसे पॉइंट बनाने हैं, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। करना क्या है, छोटी सा एक ही काम करना है। छोटा सा काम ये है कि मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो बिल्कुल कैप्सूल है ये तो, और कैप्सूल तो आपको बनानी चाहिए। कैप्सूल तो आप आराम से लिख सकते हो, तो इस कैप्सूल को आपको सिर्फ मेरे साथ के साथ नोट्स बना लेना है और ईजिली आपको ये याद भी हो जाएंगे, ये गारंटी। बस मुझे सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि चैप्टर पर ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन ये मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। किस हिसाब से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सब बताया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत ईजी। शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन, ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न। व्हाट इज कोल्ड वॉर, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ द कोल्ड वॉर। और फिर बता दूं ये कैप्सूल कब काम करेगा, जब आप लाइव टेस्ट दोगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज वो भी आएंगे, वो आपके लाइव टेस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। कोल्ड वॉर की जबरदस्त तो आंसर लिखा है, तो लैंग्वेज देखना कि शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। मतलब स्थिति लड़ाई जैसी हो गई, लेकिन लड़ाई हो नहीं रही है, युद्ध नहीं हो। द्वितीय विश्व युद्ध, विथ एग्जाम्पल समझाया मैंने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, जो कि अभी वो रूस बन गया, वर्तमान रूस, के बीच युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, और यही स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। कितना परफेक्ट एग्जाम्पल भी आ गया। किस टाइम की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, वो भी बात आ गई, सब आ गई। कोल्ड वॉर मीन्स दैट स्टेट इन विच tense rivalry exists between 2 or more countries but no real war occurs, ठीक है, कोई लड़ाई ना हो। War did not occur between the United States of America and the Soviet Union, present day Russia, but a war like situation बन गई थी वहां पर, did prevail, ठीक है। This state is called Cold War। अब इसने पूछा, ये तो इसका आंसर दे चुके अपन, अब हम बात देंगे इसके कारणों का वर्णन, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप शीत युद्ध के कारण। कारण देखते हैं। कारण मैंने 3, 4, 5 जो भी कारण लिखे बड़े शानदार तरीके से। कारण लिख के लाइन छोड़ सकते हो खाली, उसके नीचे नंबर 1 परस्पर संदेह व भय, बिल्कुल, यानी कि रीजन ऑफ कोल्ड वॉर। उसके फर्स्ट है कि म्यूचुअल मिसट्रस्ट एंड फियर, ये दोनों के बीच में डर तो था ही। दोनों गुटों के देशों के बीच शीत युद्ध का कारण परस्पर संदेह, अविश्वास तथा डर का व्याप्त होना था। आपने पढ़ा था ना कि दोनों देशों के बीच में ये हमेशा डर सताए रहता था कि कभी भी ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, कभी मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। आपस में डर, संदेह, ये सब डर व्याप्त था, क्योंकि पाश्चात्य देश बोल्शेविक क्रांति से काफ़ी भयभीत थे, जो रशिया में हुई थी, बता चुका मैं चैप्टर में, जिसने आपस में अविश्वास तथा भय की खाई को और चौड़ा कर दिया था, ठीक है। द रीजन फॉर द कोल्ड वॉर बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द 2 सुपर पावर ब्लॉक्स was heightened mutual mistrust, suspicion and fear that arose in the post-World War II era. The Western countries were quite frightened by the Bolshevik Revolution, which winded the chums over mistrust and fear between the 2 ideological camps. Second, विरोधी विचारधारा थी दोनों की, ऑपोजिंग आइडियोलॉजी थी दोनों की, विरोधी आचार दोनों की, क्योंकि एक पूंजीवादी था, एक साम्यवादी था, दोनों की सोच अलग थी, एक तो कैपिटलिस्ट था, एक सोशलिस्ट था, ठीक है। यानी कि दोनों ही महाशक्तियों के अनुयायी देश परस्पर विरोधी विचारधारा वाले देश थे। जहां एक पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश था, वहीं दूसरा साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। विश्व में दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व अधिकारिक क्षेत्र पर स्थापित करना चाहते थे, यह भी मेन कारण था। द लाइज ऑफ 2 सुपर पावर्स वर अथेंस ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजी, ऑन वन हैंड कैपिटलिस्ट थी और दूसरी लिबरल डेमोक्रेसी कंट्री, एंड द अदर जो थी वो थी कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। और दोनों ही अपना अपना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, ये चीज़ होगी। नंबर 3, जर्मनी का घटना चक्र। ये बीच में कोई डॉट नहीं है भाई, यहाँ तक पूरी एक हेडिंग है, जर्मनी का घटना चक्र, यानी द इवेंट इन जर्मनी, द इवेंट्स इन जर्मनी हेडिंग रहेगी। देखो इसमें क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन 2 भागों में विभक्त हो गया था। आपको पता ना, हिटलर वाले टाइम की बात है ये। पूर्वी जर्मनी वो तो थी, साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता संभाल ली, जबकि पश्चिमी हिस्से को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संभाल लिया। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की साम्यवादी विरोधी शक्तियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। इस वजह से भी स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती चली गई। आराम से चैप्टर समझ में आ रहा है ना, शानदार रिवीजन। यानी कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द कम्युनिटीज टुक ओवर रूल इन ईस्ट जर्मनी विच यूएसए, और ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस, और जो एंटी कम्युनिस्ट पावर थी वो टू कंट्रोल ओवर द वेस्ट जर्मनी, उन्होंने पश्चिमी जर्मनी कंट्रोल कर रखा था। और द सिचुएशन दस बिकम मोर एंड मोर
टेंस इन द सब्सिक्वेंटली ईयर्स, जो आगे से आगे दिक्कतें बढ़ती चली गई। 3 कारण। चौथा कारण मैंने थोड़ा अच्छे से इफेक्टिव बनाया, याल्टा समझौते की अवहेलना की थी इन्होंने, ठीक है, यानी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द याल्टा अकॉर्ड। शीत युद्ध के उदय का एक अन्य कारण यह भी था कि सोवियत संघ याल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा था तथा पोलैंड में साम्यवादी सरकार स्थापित कराने में सहायक सिद्ध हो रहा था। यह भी एक इशू था। Another cause for the emergence of Cold War was that the Soviet Union and continuously breaching the Yalta Accord and it was helping the setting up to communist government in Poland। ठीक। 5वां, पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार करना। जो भी एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा था बाय वेस्टर्न नेशन जो भी थे वो उनका विरोध करे। देखो लैंग्वेज बड़े ध्यान से लिखनी है, बहुत ही शानदार पॉइंट बनाए हुए हैं। ये विश्व की राजनीति है, थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल होती है, लेकिन जिसने चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा ना, तो इन 4-5 क्वेश्चन को रट लेना बस, ठीक है। यानी कि पाश्चात्य देशों ने सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान जोर शोर से चला रखा था। इसके पीछे उनका ये उद्देश्य था कि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं और सोवियत संघ अलग थलग पड़कर अकेला हो जाए, ये प्लान था, ठीक है। और 5वां, सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार करना, ठीक है। और छठा, सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार करना। ये उल्टा दोनों, वो पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत के विरोधी, सोवियत संघ के द्वारा पाश्चात्य देशों के विरोधी, ठीक है। यानी सोवियत संघ ने भी प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया और अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने तो ऐसे कार्य किए जिस शीत युद्ध के बादल और गहराते चले गए, ठीक है। यानी कि एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा बाय वेस्टर्न नेशंस और एंटी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बाय द सोवियत नेशंस, ये दोनों ही इसके मेन कारण थे। 6 कारण हो गए, ठीक है। 7वां, शांति समझौते पर परस्पर मतभेद था दोनों के बीच में। दोनों किस हिसाब से शांति चाहते थे, दोनों में हमेशा मतभेद हो जाते थे, यानी म्यूचुअल डिफरेंसेस ऑन पीस ट्रेडिस, जैसे कि ट्रीटीज, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और पाश्चात्य देशों के बीच अनेक बातों पर एक अभिमति नहीं, एक मत नहीं थे। अभिमत का मतलब एक मत नहीं थे, वो दोनों की एक राय नहीं थी, एक राय नहीं थे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर लेना चाहिए अपन, देखो मतलब क्या शानदार आंसर, इसमें एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल से ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। इटली तथा युगोस्लाविया का सीमा संबंधी मामला था, उसमें दोनों एक राय नहीं थे। दूसरा, सोवियत संघ लीबिया को अपने संरक्षण में लेना चाहता था और इटली से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का आकांक्षी भी था, लेकिन ये सभी बातें पाश्चात्य देशों को नापसंद थी। इस प्रकार निरंतर बढ़ते मतभेदों से शीत युद्ध का मार्ग हमेशा खुल रहा था, ठीक है, यह कारण हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति, यानी कि वीक यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों में अविश्वास तथा तनाव की चौड़ी खाई को पाटने में भी असफल सिद्ध हुआ। कोई खास यूएनओ का इसके अंदर रोल ज्यादा नहीं रहा। ये 8 कारण हो गए, ठीक है। और 9वां, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करना, यूज ऑफ वीटो पावर इन यूएन। पाश्चात्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी संख्यात्मक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सोवियत द्वारा पश्चिमी गुट की एक न चलने दी और उनके खिलाफ अनेक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य पाश्चात्य देशों ने भी सोवियत संघ विरोधी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए किए जाने की एक मुहिम छेड़ ली, ये भी कारण था। यानी कि द वेस्टर्न कंट्रीज एक्सपेक्टेड देयर न्यूमेरिकल सपोर्टेड द एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस इन द यूएनओ, बट द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स वीटो पावर टू थ्वाट द वेस्टर्न एम्बिशंस, ठीक है। द स्प्रिट द वेस्टर्न नेशंस टू कंडक्ट ए कैंपेन ऑफ एंटी सोवियत एक्टिविटीज, ये भी एक कारण था। और 10वां, अणुबम का रहस्य सोवियत संघ से छिपाना। शीत युद्ध के उदय का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने अणुबम मतलब एटम बम का अनुसंधान को सोवियत संघ से छिपा कर रखा था, जबकि वो वहां पर प्रैक्टिकल कर चुके थे। सोवियत संघ को इनकी इस कटपूर्ण चालाकी या चतुराई से काफ़ी ठेस पहुंची। इससे भी दोनों महाशक्तियों के बीच में संबंधों में थोड़ी जो है खटाखसाई या फिर न भरी जाने वाली एक दरार पैदा हो गई, जिसको दरार को भरा नहीं जा सके, न भरी जाने वाली। ये कुछ बातें हैं, 10 पॉइंट है। कीपिंग द सीक्रेट एटम बम फ्रॉम द सोवियत यूनियन, आराम से जबरदस्त आंसर। ऐसे ही पूरे बड़े क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलते, ये पूरे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। शीत युद्ध के 10 कारण में लिखाए हैं। अगर एक आधा मिस भी हो जाए, कोशिश तो 10 के 10 ही करनी है, लेकिन 8 तो 100% लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। 100% मोस्ट है। illustrated the efforts made by the two superpowers towards disarmament during the Cold War, मतलब दोनों निशस्त्रीकरण के पक्ष में थे, तो दोनों ने कौन कौन से प्रयास किए वो मतलब शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने, यूएसए ने और यूएसएसआर ने।
तो देखो बड़ी शानदार, मैंने आपको पढ़ा भी आता था, 6 इसके प्रयास किए गए थे। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन लाइव टेस्ट में भी तैयार हो रहा है, क्योंकि लाइव टेस्ट में मैंने एक बीच में से जड़ खोद दी और वही बड़े आंसर लिखना है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइव टेस्ट तो साथ में देना ही देना है, प्लस ये क्वेश्चन, तब जाके बिल्कुल बैलेंस बैठ जाएगा। क्योंकि मोस्टली चैप्टर इस क्वेश्चन पर मैं लाइव टेस्ट में 100 क्वेश्चन बना रखे, 100, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से आपकी फर्स्ट क्लास तैयारी होने वाली है। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, सबको पता है। दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने एक दूसरे के प्रति संदेह की स्थिति में भरपूर हथियार जमा किए थे तथा लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। इस तरह की स्थिति से परेशान होकर सन 1960 में, क्योंकि दोनों को डर था क्या पता कोई लड़ाई युद्ध कर ले सामने वाला, इसलिए दोनों हथियार बनाने में लग गए कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। और इससे परेशान होकर 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों के होड़ पर लगाम कसने का फैसला किया कि यार ऐसा तो गड़बड़ हो जाए, कल को लड़ाई हो भी गई तो तबाह हो जाएंगे, तो कुछ प्रयास करते हैं और स्थायी संतुलन लाए जा सके। फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए, ठीक है। यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब अपन बात कंटिन्यूसली द टू सुपर पावर्स मेड फॉलोइंग एफर्ट्स टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट। कौन कौन से प्रयास किए गए लगातार? 6 के 6 याद करने हैं। ये तो क्या है कि मैं चाहता तो सीधे 6 पॉइंट लिखा सकता था, लेकिन वो बात मजे वाली नहीं रहेगी, फिर थोड़ा 3-4 लाइनें इसके बारे में भी लिखनी है, एक तरीके से प्रस्तावना है, ठीक है। एक मतलब कहते हैं ना, सबसे पहले जो एक बेस होता है स्टार्टिंग में, वो लिखा जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपन कारण लिखेंगे। पहला है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT 1963, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी LTBT 1963, ठीक है। इसके बारे में सबको पता है ना, सीधे फैक्ट है क्या कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष एवं पानी के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने हेतु ये संधि कब की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइव टेस्ट के अंदर सारी डेटे पूछ रखी है मैंने, तो वहां पर भी याद हो जाएगी और यहाँ पर भी हो जाएगी। डेट जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट जरूर याद रखना। 5 अगस्त 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य मॉस्को में, कहां पर? मॉस्को में की गई थी। ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से इफेक्टिव प्रभावी हो गई, ठीक। इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम फैक्ट है। सेकंड, परमाणु अप्रसार संधि NPT 1967 में हुई थी। ये संधि 1 जुलाई 1968 को की गई, ठीक है। वैसे बोला उसको 1968 जाएगा, और इस संधि की परिभाषा के अनुसार 5 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जो कि रशिया हो गया वर्तमान में, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया है। वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षरित ये संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई, और ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही एटमी हथियार रखने की अनुमति प्रदान करती है, तथा शेष जो भी देश बच गए हैं उनको इस प्रकार के हथियार प्राप्त करने से रोकती है। इस संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों के परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया, उन देशों को परमाणु शक्ति माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पूर्व किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस संधि को सन 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया कि यह परमानेंट अब चालू रहेगी। ये 2 फैक्ट दोनों याद होगी साथ के साथ, एक LTBT, दूसरी NPT, और तीसरी सॉल्ट फर्स्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, सॉल्ट फर्स्ट जिसे बोलते हैं अपन। तो देखो, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का प्रथम चरण नवंबर 1969 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। नवंबर 1961 से ये प्रारंभ हुई, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव ने 26 मई 1972 को मॉस्को में निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन समझौते इनके बीच में? वो है 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई है, और 3 समझौते जो हुए वो देखो, परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, ये उनके मेनली जो है समझौते हुए, और 3 अक्टूबर से ही होगी प्रभावी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 4, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, सॉल्ट सेकंड सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का द्वितीय चरण नवंबर 1972 से प्रारंभ हुआ। ये भी देखो ध्यान रखना कि नवंबर 1969 और ये नवंबर 1972, दो नवंबर में ये दोनों सॉल्ट। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ थे राष्ट्रपति अमेरिका के थे रिचर्ड निक्सन, और सोवियत संघ के तो वही ब्रेजनेव ही है। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो जाएंगे, निजी कार्टर है, जबकि सोवियत संघ के वही ब्रेजनेव ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में सोवियत संघ तो कॉमन है, लेकिन USA यानी कि अमेरिका का यहाँ पर तो है आपका रिचर्ड निक्सन, और यहाँ पर है जिमी कार्टर, ये दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। और हथियारों के परिसीमन संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 18 जून 1979 को, ठीक है, 18 जून 79, और वो भी कहाँ पर? वियना के अंदर, ठीक है। वियना के अंदर इसके जो इसका स्पेस वियना में, वियना में सिग्नेचर हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 5 है
वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, ये स्टार्ट फर्स्ट है। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट फर्स्ट, वो तो सॉल्ट फर्स्ट सॉल्ट सेकंड, ये स्टार्ट पर स्टार्ट सेकंड, ठीक है, बहुत इजी है ना। सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन एवं उनकी संख्या में कमी लाने संबंधित संधि 31 जुलाई 1991 में हुई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के, वो अब दोनों चेंज हो गए। अब सॉल्ट में तो सोवियत संघ के फिक्स थे ब्रुजनेव, लेकिन यहाँ पर गोर्बाचेव है और यहाँ पर है जॉर्ज बुश। नीचे वाली सामरिक स्टार्ट सेकंड के अंदर कौन रहेंगे, ये 3 जनवरी 1993 को की गई थी। रशिया के भी चेंज हो गए, बोरिस येल्सिन, और अमेरिका के वही है बुश सीनियर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक ट्रिक बनाना मन में कि सोल्ट फर्स्ट और सोल्ट सेकंड के अंदर यूएसए के दोनों ही चेंज हो रहे हैं, जबकि सोवियत संघ के, सोवियत यूनियन के फिक्स रह रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड के अंदर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमेरिका के फिक्स रहे, यूएसए के फिक्स रह रहे हैं, जबकि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन के दोनों ही चेंज हो रहे हैं। कैसे कि यहाँ तो थे सोवियत संघ के आपके मिखाइल गोर्बाचेव, जबकि नीचे आ जाते हैं बोरिस येल्सिन, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, एक मिस्टेक हो सकती है। तो ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुट निरपेक्ष क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय, गुट निरपेक्षता का अभिप्राय, हेडिंग है, हाँ डबल हो गया नहीं, गुट निरपेक्षता अभिप्राय। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, आंसर शुरू। गुट निरपेक्षता का अर्थ है दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, सही बात है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट इंप्लाइज कीपिंग अवे फ्रॉम द 2 सुपर ब्लॉक्स, बिल्कुल दोनों से अलग रहना। ये दोनों महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने एवं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते हुए विश्व राजनीति में शांति व स्थिरता के लिए क्रियाशील रहने का आंदोलन है। ये उचित एवं अनुचित का फैसला किसी गुट अथवा बड़े राष्ट्र दबाव में न करके स्वविवेक से करता है, खुद के दिमाग से। इस प्रकार गुट निरपेक्ष अर्थ है पृथकतावाद अथवा तटस्थता नहीं है, बल्कि गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से राष्ट्र हित में निर्णय लेने से है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, अब ये हेडिंग वापस आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं, नीचे से हेडिंग लगानी है आपको, नीचे से मतलब एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो यहां से अपन ले लेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट की जा सकती है। इसकी नाम भी जरूरत है, इसको नाम भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन इतना सा लिख देना, हेडिंग नई हेडिंग लगा लेना ये वाली कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, इस तरीके से ये हेडिंग लगा देना, ठीक है। यानी अपन अगर बात करें इंग्लिश में, ये रहा रोल ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। और यहां से फिर इसकी जरूरत नहीं है, सीधा नंबरिंग करके लिख सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आगे नंबर 1, पहले ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है भारत, बिल्कुल मैंने पढ़ाया भी था आपको शानदार तरीके से गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो नाम का ये संस्थापक सदस्य है, फाउंडर कंट्री है, फाउंडर मेंबर ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दूसरा, स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना, कीपिंग इन डिस्टेंस फ्रॉम द पावर ब्लॉक ऑफ सुपर पावर्स। तीसरा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय बनाए रखना, कीपिंग नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक्टिव टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे और पढ़ लेंगे। यानी कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति लागू करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। और भारत के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के नेता जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया था। इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, घाना के थे वाम एनक्रोमा, इनका जोरदार समर्थन किया और ये 5 ही नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने सदैव गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मान और समर्थन किया है। भारत संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर कैसे हैं, आपको पता चल गया कि 5 फाउंडर मेंबर बंदों के नाम अपन लिख चुके हैं। तो उन 5 में अगर अपन बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएंगे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो 2, मिस्र के नेता थे गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है 3, और फिर बात करें इंडोनेशिया के थे सुकर्णो व घाना के थे एनक्रोमा। ये 5 नेता जो थे इनका जबरदस्त समर्थन था और ये 5 संस्थापक सदस्य कहलाए। 5 के नाम याद कर लेना, हालांकि मैंने लाइव टेस्ट में पूछ लिया इसको, ठीक है। तो यही सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर स्वयं को महाशक्तियों खेमेबंदी से अलग रखता था, बिल्कुल सही बात है। भारत कभी भी ना तो अमेरिका के पास में गया ना सोवियत संघ के पास में गया, उनसे हमेशा अपने आप को स्वतंत्र रखा। विश्व शांति, इसकी बात करें तो भारत ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों प्रतिबंधी गुट संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। हाँ, मीडिएटर का काम जरूर किया है, यानी प्लेड एक्टिव एंड मीडिएटिंग बिटवीन
रिवल ब्लॉक ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, कि शांति कैसे बनी रही, हमेशा से हमारा योगदान उनको रहा है। कुछ गाइडेंस करने की बात आई तो हमने हमेशा नेहरू जी का सपोर्ट रहा है। ये सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंकरेजिंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू ज्वाइन नाम, बिल्कुल सही है। नव स्वतंत्र देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने तो प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। जैसे ही जो भी स्वतंत्र होकर नए नए देश आ रहे थे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक उनको तीसरा फ्रंट मिल गया, कहते हैं तीसरा स्टेज मिल गया कि आप आइए इसमें सम्मिलित होइए और अपने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री बनिए आराम से। ना तो आपको यूएसएसआर के पास में जाना है, ना आपको यूएसए के पास में जाना है, दोनों ही महाशक्तियों के पास में नहीं जाना, ठीक है। यानी कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में औपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को दोनों महाशक्तियों गुट से दूर रहकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया। इस प्रकार भारत ने नव स्वतंत्र देशों के समक्ष तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया। बेलग्रेड में 1961 में हुआ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जो हुआ था वो पहला सम्मेलन हुआ था, वो बेलग्रेड में 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ जो निम्नलिखित 3 बातों को परिणति करता है। मतलब ये हेडिंग लगा सकते हो आप चाहो तो यहाँ के बाद में कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ऐसा लिखिए, फिर आगे लिख देना कि बेलग्रेड में 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ जिसमें क्या क्या बातें थी, वो 3 बातें थी। 5 देश अपन अभी पढ़े थे, वो 5 देश जिनके मध्य आपस में सहयोग रहेगा, दोनों आप मिलजुल करेंगे, कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, ठीक है। ये उस बेलग्रेड के जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, उसमें खास बातें थी। दूसरी ये थी कि शीत युद्ध का प्रसार तथा उसके बढ़ते हुए दायरे, बिल्कुल से स्प्रेड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इट्स एक्सपेंडिंग स्पेयर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय रूप से उदय हुआ और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में सम्मिलित हो चुके थे। द ड्रामेटिक राइज ऑफ मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन नेशंस ऑफ द इंटरनेशनल स्टेज बाय 1960, 16 न्यू अफ्रीकन कंट्रीज हैड बिकम मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये 3 तो ये हो गए। कुल मिला कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से अपन गुटनिरपेक्ष की बात करी तो इसमें 1, 2, 3 और कुल मिला के 4 पॉइंट में क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, और नेक्स्ट है बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म कैसे हुआ, इसकी स्थापना हेतु विभिन्न स्तरों पर क्या क्या प्रयास हुए, विस्तार पूर्वक बताइए। इसके साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ के दिया है मैंने कुल मिला के, ताकि ये पूरा ऐसे टाइप बन जाए, और वो है छोटा सा ये, पृथकवाद, तटस्थता और गुटनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है। हालांकि गुटनिरपेक्षता अपन पढ़ चुके, लेकिन फिर भी तटस्थता और पृथकवाद जो है इनसे भी क्या मतलब है, 3 कुल मिला के एक क्वेश्चन बन गया। पहले अपन बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करेंगे कि इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ। हेडिंग लगाएंगे आप, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO शॉर्ट में, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन नाम वर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था, कि ये पूर्ण विकसित नहीं, अल्प विकसित है, ठीक है। और इनमें अधिकांश देश निर्धन है, गरीब है, पुअर है। इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और अधिक विकास करने और अपने देश की जनता को निर्धनता से मुक्त करने की थी। कैसे न कैसे इस गरीबी से हटाइए, इनमें जितने भी देश सम्मिलित है उन सब की ये चुनौती थी, ठीक है। और नव स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता दृष्टि से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। टिकाऊ विकास के अभाव में कोई भी देश सही रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसे धनी देशों में निर्भर रहना पड़ता है। इसी सोच के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ था। बहुत ईजी है, यानी कि अपन अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दिस न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू सस्टेन देयर सॉवरेनिटी एंड गेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिच नेशंस। इट वाज दिस concern that gave rise to the concept of न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। ये मेन कारण था। आगे, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापना विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए प्रयास, बहुत ही बढ़िया, एफर्ट्स मेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक। कौन कौन से? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर, पहला तो हम बात करेंगे यूएनओ के लेवल पर कौन कौन सा हुआ, तो सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अपन अंकटाड बोलते हैं। अंकटाड में एक टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नामक शीर्षक से, ये हेडिंग ये थी, मैंने आपको लाइव टेस्ट में पूछ लिया इसका क्वेश्चन, नामक शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया देख सकते हैं। पहली बात तो ये रखी गई रिपोर्ट में कि सुधार से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिमी साइड में पश्चिमी के विकसित देश करते थे। अब उनसे छुटकारा मिलेगा, अपन को अपना मतलब कि
रिफॉर्म्स करना है। रिफॉर्म्स वुड हैव गिव लेस डेवलपमेंट कंट्रीज कंट्रोल ओवर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। एक तो ये बात रखी। दूसरी, इससे अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। इस प्रकार निर्धन देशों के लिए व्यापार का ये प्रकार लाभप्रद रहेगा। These reforms would give less development countries access to market for Western countries where they could sell their goods or their trade would be beneficial to poor। तीसरा, इस प्रकार के सुधारों से पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी लागत भी कम होगी। चौथा, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की भूमिका में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। These reforms would reduce the investment on technology being imported the countries western countries कर देना from western countries, ठीक है, western countries। और there would be a definite enhancement to the role of less developed countries in the international economic institutions। ये वेरी इंपॉर्टेंट चार बातें किस में रखी गई है। अब मेरी बात सुनो, अलग से छोटा सा क्वेश्चन 4 टुकड़ों में पूछा जा सकता है। वैसे अगर निकाले ना अंकटाड के बारे में, तो ये अंकटाड के बारे में ही बातें हैं। ये अंकटाड में जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें चारों बातें ये हुई थी, ठीक है, अंकटाड हेडिंग से, सॉरी शीर्षक से। तो पहला पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, कौन सा हेडिंग थी, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, तो विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए प्रयास, एफर्ट्स। पहला एफर्ट्स ये था। दूसरा एफर्ट देखो, दूसरा एफर्ट्स है गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्तर पर, वो तो था यूएनओ के स्तर पर, यह है गुट निरपेक्षता के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ नाम। 1970 के दशक में गुट निरपेक्षता की प्रकृति में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया तथा इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। इन द decade of 1970, a gradual change came out from the nature of non-alignment and more importance was now given economic issues और as a result non-alignment movement become a economic process group बन गया। ये था क्वेश्चन, बस ये दो बातें थी। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ तक कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब उसने नेक्स्ट बात पूछी ना, यहाँ तक कंप्लीट है, एक्सप्लेन डिटेल तक तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग बाय आइसोलेशनिज्म, नेचुरलिटी एंड नॉन अलाइनमेंट। ये तीनों बातें आप अपन पढ़ लेते हैं, एक एक उठाएंगे। पहला तटस्थता यानी कि नेचुरलिटी, ठीक है। तटस्थता का अभिप्राय होता है मुख्य युद्ध में सम्मिलित न होने की नीति का परिपालन करना होता है, कि नहीं हमें मुख्य जो भी लड़ाई है, मेन जो दो महाशक्ति हैं, द्वितीय विश्व जो चल रहा है उस शीत युद्ध के अंदर हम सम्मिलित नहीं होंगे, तटस्थ रहेंगे, मतलब अलग रहेंगे। मीन्स मेनली नॉट टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन वॉर। तटस्थता की नीति का अनुसरण करने वाले देश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में सहायता करें, और इस नीति का अनुसरण करने वाले देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं, और न ही युद्ध के उचित अथवा अनुचित होने के संबंध में कोई दृष्टिकोण होता है इनका। इनकी कोई राय भी नहीं है, कौन सा सही, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये युद्ध के अंदर संलग्न बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो अहिंसावादी हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। इट इज नॉट ए ऑब्लिगेटरी फॉर ए कंट्री अदरिंग द पॉलिसी ऑफ नेचुरलिटी टू हेल्प एंडिंग ए वॉर, और कंट्रीज फॉलोइंग दिस policy do not take part in war, nor do they have any views on the justifiability या फिर नॉन जस्टिफिकेबिलिटी और वॉर। कैसा भी हो, चाहे दृष्टिकोण उचित अनुचित होने के संबंध में उनका कोई दृष्टिकोण जो है, सर हाँ उनके लिए कोई दृष्टिकोण होता है, कोई गलत चीज हो तो ये जरूर बोलेंगे, बाकी ये कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे। दूसरा पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब होता है स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से अलग रखना, बिल्कुल पृथक हो जाना, ठीक है। मीन्स कीपिंग अलाउ अनकंसर्न फ्रॉम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है। 1787 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्र लड़ाई प्रारंभ हुई थी। इसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामले से दूर रखा, अर्थात पृथकतावादी विदेश नीति का परिपालन किया। एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तीसरा गुट निरपेक्षता, तो आप जानते ही हो, किसी देश अथवा राष्ट्र का अन्य बहुत से देशों के द्वारा निर्मित किए गए सैनिक गुटों में सम्मिलित न होना, और किसी भी गुट अथवा राष्ट्र के कार्य की सराहना अथवा आलोचना के बिना सोचे समझे किसी की सराहना भी नहीं करना, और किसी की प्रशंसा या फिर क्या बोलते हैं आलोचना भी नहीं करना, ठीक है। वो था नॉन अलाइनमेंट। इम्प्लाइज द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कंट्री इन जॉइनिंग मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज एंड डू नॉट फ्रेज और क्रिटिसाइज द एक्ट ऑफ नेशन विदाउट विविंग इन इट ऑन मेरिट। बिना कोई जाने सोचे समझे उसकी आलोचना भी नहीं करना, प्रशंसा भी नहीं करना। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हालांकि मैंने 4 निबंधात्मक प्रश्न ले लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट से लिया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप ये मत सोचना कि बड़े क्वेश्चन बड़े ही आएंगे, छोटे नहीं आ सकते। ऐसा भी आ सकता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, राइट द फॉलोइंग, इनके बारे में लिखिए। 3 क्वेश्चन मिला के भी तो एक पूछ सकता है, तो हालांकि छोटे ही हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार राजस्थान बोर्ड में तो 2-3 बार पूछा गया है। और गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को मिलने वाले 2 लाभ,
छोटे छोटे मिला के एक बड़ा हो जाएगा। क्यूबा हो गया। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस एन आर्म्स रेस एंड वेल आर्म्स कंट्रोल, व्हाट वर द रीजन फॉर द बोथ दिस डेवलपमेंट, ये दोनों ही बातें कैसे सामने निकल के आई। गुरुत्वाकर्षण की नीति से भारत को मिलने वाले 2 लाभ बताइए। मेंशन 2 बेनिफिट्स दैट इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये बातें हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। पहला, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर हमला किए जाने का डर था, तो सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक तथा आर्थिक मदद देता था। 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, तैनात कर दी, जिससे सोवियत संघ पहले ही अपेक्षाकृत अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकाने अब वो मतलब जो है अथवा शहरों पर आक्रमण कर सकता था। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात करने की जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद में पता चली थी। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बाद में पता चली थी। चूंकि अमेरिकी परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते परमाणु युद्ध हो, अतः बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस कार्रवाई द्वारा अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। इस परिस्थिति से ऐसा आभास होने लगा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। इस घटनाक्रम को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान है ना, 2 नंबर अलग से, वैसे दो नंबर का, वैसे एक साथ आ जाएगा ये। ठीक है, दूसरा, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ वाला जो भी पढ़ा था अपने, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 महाशक्तियां, 2 सुपर पावर थी। ठीक है, उसका उदय हुआ था। ये महाशक्तियां थी कौन कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूएसएसआर सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका था और साम्यवादी सोवियत संघ था। कैपिटलिस्ट तो यूएसए था और अपने सोशलिस्ट जो था वो था सोवियत संघ था। इन महाशक्ति बनने की होड़ थी, दोनों कंपटीशन था कि मैं सुपर पावर बनूंगा, इस वक्त मैं सुपर पावर बनूंगा। एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होना शीत युद्ध का कारण बना था। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता समाप्त नहीं हुई थी। इसी वजह से परस्पर अविश्वास की परिस्थितियों में दोनों गठबंधन हथियारों का भारी भंडारण करते हुए लगातार युद्ध की तैयारियां की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। द 2 सुपर पावर्स इमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। ठीक है, द एम ऑफ अटेंडिंग सुप्रीमेसी दैट ड्रॉ कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन टू द डेंजरस रेस ऑफ द वर्ल्ड डोमिनेंस बिकॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोल्ड वॉर। ये मेन कारण था इनका, दोनों आपस में कंपटीशन था कि मैं सुपर पावर बनूंगा, वो सोचता था कि मैं सुपर पावर बनूंगा। इसी वजह से जो कोल्ड वॉर हुआ था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, the competition and rivalry between the capitalist and communist bloc continued to in heightened state. This prompted the two alliances driven by natural mistrust to keep war readiness and stop large अपन कह सकते हैं arsenals of the weapons. Both the rival groups considered building of huge arms arsenals और necessary to ensure their survival. ठीक है, ये मेन कारण था। सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में लिख देना कि दोनों ही गुट अपने अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु हथियारों के बड़े भंडारण को जरूरी समझते थे। दोनों ही गुट परमाणु हथियारों से संपन्न थे तथा वे इसके प्रयोग दुष्परिणाम भलीभांति थे। हालांकि ये जानते थे कि एटम बम का यूज करेंगे तो उसका दुष्परिणाम पक्का होने वाला है, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि क्या पता दोनों महाशक्तियां कभी लड़ाई हो जाए, लेकिन एक दूसरे कंपटीशन की वजह से ये काम करते रहे। दोनों महाशक्तियां जानती थी कि यदि प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा गया तो दोनों को भारी नुकसान होगा। इनमें किसी के भी विश्व विजेता बनने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम है, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास में पर्याप्त मात्रा में परमाणु बम थे। अतः दोनों महाशक्तियों ने हथियारों पर नियंत्रण के लिए अस्त्र शस्त्र में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के प्रयास किए। वो अपन पढ़ चुके कि निशस्त्रीकरण के लिए उन्होंने क्या किया था, 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, है ना। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और लास्ट है अपना गुट निरपेक्षता की नीति से, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को मेनली क्या प्रॉफिट है, क्या फायदे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इंडिया ने जो किया, क्या वो कहाँ तक औचित्य है, कहाँ तक वो सही है, तो भी आपको ये लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में घूमना मत, क्वेश्चन एग्जाम आ जाए ना कि जो भारत ने गुट निरपेक्ष जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया वो कहाँ तक औचित्य है, उसका कहाँ तक वो सही है, तो भी यही है। प्रॉफिट हो चाहे सही हो, एक ही बात है। ठीक है, आपको सही ठहराना है कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत से अंतर्राष्ट्रीय फैसले पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो, न कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का। बिल्कुल भारत सेपरेट हो गया, जो मन में थी, जो गलत लगा उसकी आलोचना करी, जो सही लगा उसकी प्रशंसा करी, और सेपरेट एक अपनी विदेश नीति बनाई। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बनाई। ये सब ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड टेक सच इंटरनेशनल डिसीजंस विच सर्व्ड इट सेल्फ इंटरेस्ट
नॉट द इंटरेस्ट टू ए सुपर पावर कंट्रीज ऑफ इट्स कैंप्स, यानी कि अगर वो सुपर पावर का यहाँ पर चलता तो भारत तो फिर मन से कुछ भी नहीं कर पाता, उनकी सिर्फ छाया में जीना पड़ता, जो मुश्किल हो जाता। सेकेंड, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके विपरीत जाए तो वे दूसरी महाशक्ति के निकट आने की कोशिश करे। अतः भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को चुनना काफ़ी हद तक न्याय संगत है। ये रियलिटी है। भारत का भी यूएसए से अच्छे संबंध रहे हैं तो हमारे रशिया से भी अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी रशिया से अच्छे संबंधी है, तो हमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये भी चीज़ है कि किसी न किसी के पास में आप समझ गए हमारा जो है रिलेशन रहता ही रहता है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया ऑलवेज रिमेन in a position where if one superpower went against it, so it could try to get closer to the other superpower. Thus, India's choice to electing non-alignment is justified to a great extent. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल न्याय संगत है, बात बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या आपके विचार से ऐसा आ सकता है, आपके विचार से भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को चुनना कहाँ तक न्याय संगत है, तो भी ये आंसर है। प्रॉफिट क्या है, तो भी मतलब कैसा भी आ जाओ, ये दोनों पॉइंट लिख देना है, ठीक है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तरह तरह की थ्योरी इसके अंदर है। मात्र 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मात्र 5 क्वेश्चन। तो जो शुरुआती 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां भी मैंने लिया है क्योंकि आप बताइए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन शुरुआती 4 तो 100%, वैसे मेरे हिसाब से 5 पढ़ लो यार, 5 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो आराम से, तनमन से। ये तो क्या दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है इसलिए इतने पेज बन गए, वरना बड़ा नहीं है, बड़ा वीडियो नहीं है, बड़ी क्लास नहीं है ये तो अपन दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं इसलिए टाइम लग जाता है। बाकी बहुत छोटी सी वीडियो है, मुश्किल से 5-6 पन्ने होंगे, अच्छे से पढ़ लेना इसको, 7-8 मान लो, 7-8 पन्ने इतने बड़े चैप्टर में, जो बहुत बड़ा चैप्टर है जो अपने करा था, आप सबको बताइए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्लस में एक लाइव टेस्ट दे देना इसका 100% 100 क्वेश्चनों वाला, तब जाके 100% तैयार हो जाएगा। लाइव टेस्ट नहीं दिया तो फिर दे देना, 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वहाँ पर। हालांकि पूरे 5 चैप्टर जल्दी संडे को होने वाले हैं तो रिविजन हो जाएगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे। कैप्सूल का यूज़ तभी होगा जब इसको 100% पढ़ लोगे, वर्ड भी नहीं छोड़ोगे, प्लस लाइव टेस्ट। ये मैं आपके लिए हर चैप्टर में करूँगा खूब, जैसे कल वाला चैप्टर बिल्कुल ही छोटा सा बना दिया था, बस उनके अलावा मत पढ़ना, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप सिर्फ इतना पढ़ लो, अभी इतना हो जाए तो फिर और बता दूंगा मैं ना। पहले ये कैप्सूल अच्छे से घोट के पी जाओ, अलग छोटा सा रजिस्टर बना लो, हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी कॉपी बना लो, भले उनमें अलग से इनको उतारो, बाकी नोट्स वाला रजिस्टर आपने अलग रहने देना, ठीक है।